उस मरने वाले मृतक परिवार के लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि तौकीर रज़ा साहब स्वयं आपके पास आए क्या। एक सवाल, क्या तौकीर रज़ा साहब ने कोई आर्थिक मदद की क्या। दो सवाल, क्या तौकीर रज़ा साहब आपके परिवार में अब जो कठिनाइयाँ आएंगी उससे निमटने का कोई फार्मूला भेजा है क्या। मुझे लगता है तीनों में से जवाब ना है। तो भाषण कर देना, भड़का देना, ये मिली भगत है इनकी। देश में ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ। सड़क पर आ जाएंगे, क्यों आएंगे सड़क पर। भारत में अभी संविधान है, भारत में अभी लोकतंत्र है, भारत में अभी चुनावी प्रक्रिया है, भारत में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम चुन रहे हैं। क्यों हम सड़क पर आएंगे, क्यों हम सड़क पर लड़ेंगे। और ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है साहब, चुटकी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। उत्तर प्रदेश की संबल हिंसा को लेकर अब सरकार भी कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। उधर राजनीति भी गर्मा रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में जो संभल में हुआ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे देश ने वो तस्वीर देखी किस तरीके से जब एक मस्जिद के सर्वे के लिए टीम जाती है तो किस तरीके से कुछ लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और पुलिस वालों पर, सर्वे टीम पर पत्थरबाजी कर देते हैं। अब इस मामले में राजनीति तो हो रही है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ कर दिया है कि उन पत्थरबाजों से, उन उपद्रवियों से सरकारी प्रॉपर्टी पर जो नुकसान हुआ है, सामाजिक प्रॉपर्टी पर जो नुकसान हुआ है, उनको भुगतान करना पड़ेगा और उनकी तस्वीरें पूरे क्षेत्र में लगाई जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे सर आप। देखिए, ये चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी किया है। CNRC में भी तस्वीरें लगाई गई थी, पोस्टर हुआ था, आपको याद होगा शायद। दरअसल आप कुछ भी कर लें, किसी भी समस्या की जड़ में जब तक आप नहीं जाएंगे तो फिर समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। समस्याएं उत्पन्न होती क्यों हैं, कहाँ से होती हैं, कौन करता है, ये विश्लेषण का विषय है असल। जब 19 तारीख को आप सर्वे को गए थे, अदालत पर अभी कोई मैं सवाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हालांकि पूरे भारत में ये सवाल उठ रहा है कि जो भारत में कभी नहीं हुआ वो अचानक कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश की अदालतों में 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष पुराने मामले। मेरे संज्ञान में फैमिली डिस्प्यूट जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं वो तकरीबन 12 ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 वर्षों से विभिन्न अदालतों में, जिसको फास्ट होना चाहिए। जो महिला कोर्ट गई है, जल्दी से अगर उसका फ़ैसला हो जाएगा तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है या और रास्ते ढूंढ सकती है। उसको अगर उसी में उलझा के रखा गया है तो उसका तो लाइफ बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो मुकदमे 10-10 साल से चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी मेरे 1-2 जानकार हैं, रोहिणी कोर्ट में एक मुकदमा मेरे नॉलेज में है जो तकरीबन 5 साल से किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये इतना सेंसिटिव मुद्दा था और इसमें 2 घंटे में फ़ैसला आना ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब 19 तारीख को सर्वे की टीम गई तो सर्वे की टीम के सामने मौजूदगी में सांसद महोदय और विधायक महोदय के पहुंचने की बात कही जा रही है। ये कानून का उल्लंघन है। तो डीएम साहब, एसपी साहब को जब ये पता था कि 19 तारीख को कानून का उल्लंघन हुआ, अर्थात सर्वे की टीम के साथ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी सिवाय उसके जिसको कोर्ट ने इजाज़त दे रखी। कोर्ट ने एक टीम का गठन किया, सर्वे कमिश्नर होंगे, दोनों पक्ष के वकील होंगे, याचिकाकर्ता होंगे और उस प्रॉपर्टी की जिसका आप सर्वे कर रहे हैं उसका केयर टेकर होगा, अर्थात मस्जिद का सदर बोलिए या सेक्रेटरी, जो भी कमेटी का होगा। तो वो लिस्टें बनी हुई थी। लेकिन आरोप है कि सांसद महोदय उस समय पहुंचे जब सर्वे की टीम वहां अंदर थी। सवाल पैदा होता है पुलिस पर कि अदालत का आदेश है कि अमुक लोग ही सर्वे में जाएंगे, उसमें सांसद या विधायक का नाम नहीं है, तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने क्यों दिया। 19 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, मैं 24 की अभी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जड़ पहले समझिए, मैं इसीलिए वहां से ला रहा हूं आपको। तो यदि ऐसा हुआ तो मुकदमा न केवल सांसद और विधायक पर होगा, बल्कि मुकदमा उन पुलिस पदाधिकारी और वो अफसरान
जिन्हें वहाँ पर डिप्यूट किया गया था इस सर्वे की निगरानी के लिए, उन पर मुकदमा होगा, क्योंकि उन्होंने सांसद महोदय को और विधायक को क्यों आने दिया। राम सरवर साहब, बात ये करिए, आपने ये बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप पत्थरबाजी को कहाँ तक नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं आप पत्थरबाजी को कैसे समझते हैं? चलिए, सांसद चले गए, विधायक चले गए, लेकिन क्या सांसद विधायक के जाने का मतलब है कि पत्थरबाजी कर दी जाए? पूरी बात सुने। अब जब पुलिस से सवाल होता है तो आप कहते हैं सवाल मत कीजिए, सरकार से सवाल होता है तो आप कहते हैं सवाल नहीं कीजिए। तो अगर सवाल केवल एक ही पक्ष में रखेंगे, पत्थर क्यों चलाया, पत्थर क्यों चलाया, तो फिर सवाल तो यही, देखिए गुलाम भाई, बड़ा सवाल, छोटा सवाल है। नहीं, ये छोटा सवाल नहीं है। क्या सवाल है आप समझिए पहले। पत्थर जो है ये बहुत छोटा सवाल है। ये तो जब सब कुछ आप कानून के रक्षक, खुद कानून को अगर माने रौंद रहे हैं, तो आम जनता से आप क्या उम्मीद कर पाएंगे? मैं अभी पत्थरबाजों के समर्थन में कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए, लेकिन बड़ा सवाल के पीछे एक बड़ा सवाल है जिसको छुपाया जा रहा है। सवाल 19 तारीख का है, जिस दिन अदालत का आदेश था सर्वे का। तो जब संविधानवादी जो लोग छाती पीटकर संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, उनके दल के ही सांसद थे वहां। सवाल के घेरे में वो भी है, लेकिन सवाल के घेरे में उन सांसद महोदय को जाने देने वाली पुलिस भी है। यहां से मामला शुरू होता और बताया ये जा रहा है, जो विष्णु शंकर जैन ने कैमरे पर कहा, मैं वो बात बता रहा हूं। विष्णु शंकर जैन ने कैमरे पर कहा कि सर्वे मुकम्मल होने नहीं दिया गया 19 तारीख को, और हमें विधायक और सांसद ने दबाव बनाया कि जल्दी कीजिए, नमाज का टाइम हो रहा है, पब्लिक आ जाएगी, हम काबू नहीं कर पाएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। तो आपको उसी दिन थ्रेट तो मिल ही गया था, आपको सांसद और विधायक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सर्वे को रोककर पहले सुरक्षा का इंतजाम। माने वो मस्जिद उठकर कहीं भाग तो नहीं रही है ना, मस्जिद तो वहीं है, 500 साल से वहीं पर, भाग तो नहीं रही थी। तो ऐसा क्या हो गया था कि डीएम और एसपी को ये लग रहा था इतने कुछ होने के बाद भी कि नहीं मैं कराऊंगा आज ही? क्या जरूरत थी इसकी? ये सवाल डीएम एसपी से क्यों नहीं आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बात, इसका एक काम का सिस्टम है, उसके पास एक तो निजी मुखबिर होता है महल्ले का, बगैर उसके काम नहीं चलता है, वो ज़रूरी होता है। सर पुलिस थाने को खबर रहनी चाहिए कहाँ पर अफीम बिक रहा, कहाँ पर चरस बिक रहा, कहाँ पर इलीगल देसी कट्टे का लेन देन हो रहा, कहाँ पर असलहा का सौदागर बैठा हुआ है, कहाँ पर नकली नोट है, कहाँ पर क्या है, ये खबर आपको कैसे मिलेगी? आकाशवाणी तो होगी नहीं, वो मुखबिरों की एक टीम होती है। तो संभल कोतवाली के सीईओ से ये सवाल होगा कि आपके मुखबिर कौन कौन थे। एक तो निजी मुखबिर होता है जो थाने का स्टाफ होता है, जो सिविल में घूमता है। एक होता है जो उसी समाज से होता है, पुलिस का, वो विश्वास पात्र होता है, वो थाने को इन्फॉर्म करता है। ये हर जगह है, कोई वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो पुलिस का विश्वास पात्र होता है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के इंटेलिजेंस अलग से घूमते हैं। आपका कोई मसला वहाँ पर दिख ही नहीं रहा है और अचानक भीड़ आ रही है, और फिर 24 को कोर्ट का आदेश नहीं है। 24 को जो ये गए हैं वो डीएम साहब, एसपी साहब ने उस टीम पे 21 को जो गए हैं, जो दोबारा दंगा हुआ 21 की सुबह वो कोर्ट का आदेश नहीं था। इस पर क्लियर हो चुका मामला कि कोर्ट का आदेश 19 का था, ठीक है। और 21 को ये गए, वो जो टीम थी यानी कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया था, या वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकीलों को कॉन्फिडेंस में लेकर डीएम साहब और एसपी साहब ने ये काम करवाया। तो जब आपने दोनों पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया, तो जो सांसद जो विधायक 19 को थे उसको 21 को क्यों नहीं बुलाया? पहले या तो बुलाना नहीं था आपको। देखिए सवाल बिल्कुल वाजिब है। और जब एक बार आपने एंट्री दे दी और वो सांसद महोदय कह रहे हैं कि सुनिए, सांसद महोदय कह रहे हैं कि मैं तो सहयोग करने गया था, तो आप अगर सांसद का सहयोग आपने 19 को लिया तो 21 को क्यों नहीं लिया? सवाल होता है। सांसद प्रतिनिधि होने चाहिए। सांसद पर मैंने सवाल उठाया, वो बंगलौर चले गए, मैंने कहा आपको नहीं जाना था। अब मैं आ रहा हूँ गुलाम भाई, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल को भी आप समझिए। आप ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी वहाँ दृश्य हुआ,
5 बच्चों की मृत्यु हुई, इतना दंगा हुआ, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपसे मैं लगातार बात करता हूं, हर बड़े मुद्दे पर हम आपके पास आते हैं, प्रतिष्ठित चैनल हमारा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? वो जो 5 मासूम बच्चे गए, क्या वो पत्थरबाजी करने गए थे या नहीं गए थे, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इस पत्थरबाजी को आप कैसे देखते हैं जनाब? मैं देखिए, इस पत्थरबाजी नहीं, पूरे भारत में कहीं भी पुलिस प्रशासन पर अगर हमले होते हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, केवल संभल तक ये सीमित नहीं कि आज के बाद कल क्या होगा, पूरे भारत में विशेषकर माइनॉरिटी मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आपको इस देश में एक संविधान दिया गया है और संविधान में ताकत है, देर से सही लेकिन फैसले आते हैं और आप संविधान के सहारे से ही काम करें या फिर समाज का सहारा लें। ये मैं सदैव कहता हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी से मैं पूछता हूँ, सांसद महोदय से मैंने कई सवाल किया, आपके चैनल से भी करता हूँ कि आप सांसद हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप हैं, समाजवादी पार्टी के भी नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, पदाधिकारी हैं, आपने समाज में वो सामंजस्य स्थापित क्यों नहीं कराया? क्यों इसको हिंदू मुस्लिम बनने दिया? ये तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था, ये तो कोर्ट का एक प्रोसेस था, कानून का प्रोसेस था। कोई किसी ने आपत्ति की, कोर्ट में वाद दाखिल किया, उस पर एक आदेश आया, इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं, कोई गवर्नमेंट का कोई एंगल नहीं था। लेकिन इसको आपने ऐसा माहौल क्यों बनने दिया कि ये बाद में हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बन गया? ये सवाल मुस्लिम प्रतिनिधियों से मेरा है, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं सदैव ये बात करता हूँ। अब ये जो भीड़ जमा हुई, जो 5 मारे गए, इस 5 मारे जाने वालों की जांच तो कब होगी, कैसे होगी? 5 में पे उनके परिवारजनों की बात करें तो कोई दुकान खोलने गया था, कोई कुछ खरीदने गया था, इत्यादि इत्यादि। और होता भी यही है, सुन लीजिए, जो तैयारी में आता है ना वो भाग जाता है, वो एक्सपर्ट होता है, उसकी तैयारी होती है। बलवाई जल्दी बलवे में नहीं मारा जाता, बलवाई अपना सारा रास्ता सेफ जोन बनाकर रखता है कि हमें भागना कहाँ से। बाद में फंसता वही है जो अज्ञात होता है, उसे पता नहीं होता कि हो क्या गया अचानक, उसको नहीं पता। वो तो मस्जिद पर भीड़ देखकर भी आगे बढ़ जा रहा है कि ब्रेड लाने जा रहे हैं, यार ये सब तो होता ही रहता। उसको ये लगता है अरे चलो अम्मी ने बोला दूध लाने जा रहे हैं, अम्मी ने कहा, पापा ने कहा मैं फल लाने जा रहा हूँ, सब्जी लाने जा रहा हूँ, अंकल से मिलने जा रहा हूँ, कपड़े क्या दुकान है या पान का दुकान है खोलने जा रहा हूँ। आम लोग ऐसे चलते हैं, बलवाई ऐसे नहीं चलता। बलवाई जो है वो सुनियोजित ढंग से अपने सारे प्लान कर कर आता है और कर कर जाता है। ये कई जगह देखे गए। तो जो पत्थरबाज हैं रियल में वो नहीं मरे हैं भाई। इसमें 5 में हमें लग रहा है कि 2-3 के तो बयान मैंने उनके परिवार के सुन लिए, बाकी तो सरकार एजेंसियां अपना जांच पड़ताल करेंगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जवाबदेही 3 लोगों पर है। एक सांसद महोदय वहाँ के इसके जिम्मेदार हैं, दूसरे वहाँ के एसपी महोदय, तीसरे कोतवाल जो संभल के हैं। इन तीनों के फेलियर से, और इन तीनों ने दूरबीनी से काम नहीं लिया, दूरअंदेशी से काम नहीं लिया। देखिए पुलिस से कोई टक्कर नहीं ले सकता, वो तत्काल 1 राउंड कोई करके चला जाता है, वही फेल्यूर मैं कहता हूं। वरना प्रशासन चाहे और परिंदा पर मार जाए तो फिर प्रशासन किस चीज का? आप कह रहे हैं सांसद की भी जवाबदेही बनती है, विधायक की भी जवाबदेही बनती है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सांसद पर जो मुकदमे लिखे गए हैं वो गलत हैं, सांसद को जबरदस्ती वहां पर इंक्लूड किया जा रहा है, सरकार योगी की फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया। अखिलेश जी तो इस पूरे मामले पर इस पूरी राजनीति को गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी राजनेता हैं तो वो राजनीति करें, करना भी चाहिए उनको। पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिकल बात ही करेगा, चाहे बसपा हो, कांग्रेस। राजनीति करेंगे कि लोगों को समझाने की बात करेंगे, जैसे गुलाम सरवर कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, संसद महोदय पे मुकदमा हुआ ठीक है, लेकिन कोतवाल पर भी मुकदमा होना चाहिए और टर्मिनेट होना चाहिए, और एसएसपी पे भी मुकदमा होना चाहिए। पत्थरबाजों पर क्या कहेंगे? पत्थरबाजों पर तो हो ही रहे। भीड़ कहां से आई? वो तो पत्थर, ये इतने पत्थर वहां पर क्यों इकट्ठे? अरे साहब, पत्थर 3700 अज्ञात पर मुकदमे हो चुके हैं। कितने? 3700। अब यह समझिए कि 3700 अज्ञात में कौन कौन हो सकते हैं, वो पुलिस लिस्ट बना रही है। लेकिन मसला ये है कि आप मुख्य जो भूमिका में लोग हैं उनको छोड़ क्यों देंगे आप? अगर संसद पे मुकदमा हुआ तो सही हुआ, लेकिन उस संसद की इन गतिविधियों को हरी झंडी दिखाने वाले पुलिस पदाधिकारी कैसे बरी हो जाएंगे?
ये सवाल पैदा होगा। और योगी जी को ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर जिसने सांसद महोदय को परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मिली भगत से खेल हो सकता है। कोई सवाल ही नहीं होता है कि कहीं सर्वे हो रहा हो और वहां स्थानीय सांसद और विधायक और प्रधान घुसने लग जाए, तब तो राजनीति वहीं अखाड़ा बन जाएगा। मेरा सवाल गुलाम साहिब साहब से एक सवाल ये भी है, एक वाद विवाद हुआ, आपने एक अर्जी डाली, मैंने एक अर्जी डाली, कोर्ट ने फैसला किया कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए, तो आप क्या हाफिज गुलाम सरवर मस्जिद के सर्वे से नाराज़ हैं, होना चाहिए, खुश हैं? आपकी पर्सनल निजी राय क्या है कि अगर मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश किया है, क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं, बड़ी चैनलों पर भी बैठते हैं, आप ये बताइए इस सर्वे से परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार नहीं 1000 बार सर्वे करा लीजिए, मेरे घर का भी सर्वे कराइए, भारत के सभी मस्जिदों का सर्वे करा लीजिए। आप अस्पताल का सर्वे मत कराइए, झांसी का, आप स्कूल का सर्वे मत कराइए, किसी चीज़ का सर्वे मत कराइए, तमाम मस्जिदों का कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों को आपत्ति करनी भी नहीं चाहिए। आपत्ति करना ये आपत्ति करना ही मौका फराहम करता है, इसलिए मैं आपत्ति के पक्ष में नहीं हूँ और न मैं दंगे फसाद के पक्ष में हूँ। यहाँ की लड़ाई कोर्ट से ही लड़ी जाएगी। 50 साल लड़के अयोध्या की लड़ाई कोर्ट से ही आखिर में हल हुआ, ठीक है, चाहे वो जैसे भी हल हुआ, मगर वो सुप्रीम कोर्ट से ही हल हुआ। मथुरा काशी भी कोर्ट में ही है, भोजशाला भी कोर्ट में ही है, तमाम मामले कोर्ट में ही है, तो ये मामला भी कोर्ट में रहेगा। कोर्ट जो भी फैसला करेगा माना जाएगा। कोर्ट में आपत्ति के लिए अगर निचली अदालत पे आपको संतुष्ट नहीं है, डिसएग्री है, तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर डिसएग्री है तो और ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वो भड़काऊ भाषण क्यों? जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो तौकीर रजा कह रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, इनको ना छेड़ें, सड़कों पर आएंगे, ये क्या है? आज आप संविधान को मानते हैं? उस मरने वाले मृतक परिवार के लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि तौकीर रजा साहब स्वयं आपके पास आए क्या? एक सवाल। क्या तौकीर रजा साहब ने कोई आर्थिक मदद की क्या? 2 सवाल। क्या तौकीर रजा साहब आपके परिवार में अब जो कठिनाइयां आएंगी उससे निमटने का कोई फार्मूला भेजा है क्या? मुझे लगता है तीनों में से जवाब ना है। तो भाषण कर देना, भड़का देना, ये मिली भगत है इनकी। देश में ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ। सड़क पर आ जाएंगे, क्यों आएंगे सड़क पर? भारत में अभी संविधान है, भारत में अभी लोकतंत्र है, भारत में अभी चुनावी प्रक्रिया है, भारत में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम चुन रहे हैं। क्यों हम सड़क पर आएंगे, क्यों हम सड़क पर लड़ेंगे? और ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है साहब, चुटकी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। इसलिए मुट्ठी भर लोगों के लिए देश के बड़े वर्ग को आप निशाने पर नहीं ले सकते। देश में अधिकांश लोग, विशेषकर मैं बहुसंख्यकों की बात, हिंदुओं की बात करता हूँ, बड़ी आबादी हिंदू भाइयों की ऐसी है जो अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत के पक्षधर हैं, और वो ऐसे लोगों को जो उपद्रवी हैं उनके विरोध में वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ कि जो बड़ी आबादी हिंदुओं की मैदान में है उनके साथ रहो ना आप। जो शांति के पक्षधर हैं, जो प्यार प्रेम के पक्षधर हैं, जो भाईचारा के पक्षधर हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, आप उनसे कांधा से कांधा मिलाइए। समाज में भी आप एक अच्छा संदेश दीजिए। और फिर जो लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है, कोर्ट कचहरी है, प्रोटेस्ट भी अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट का वो तरीका नहीं था। अगर तौकीर रजा साहब को लग रहा गलत हो रहा तो 5 लाख लोगों को लेके बैठिए। वो तो रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था मैं आ रहा हूँ, आदमी का इंतजाम हुआ नहीं तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने कैंसिल कर दिया। पुलिस कैंसिल नहीं करती है रामलीला कभी भी, ठीक है। परसों कल रैली है, कल रामलीला मैदान में रैली है, उसमें मैं जा रहा हूँ, कहीं नहीं पुलिस ने कैंसिल किया। कल उत्तर प्रदेश भवन का ऐसा ने घेराव किया, सब हो रहा है, जंतर मंतर जाइए, अभी भी धरने हो रहे हैं। तो ये जो मुसलमानों को मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील होती है। अब देखिए विष्णु शंकर जैन जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर वो कह रहे हैं कि वो लौटने का है, जाने का नहीं है, उनका बयान है। ये सच भी है कि वो लौटने का, वो दृश्य भी दिख रहा लौटने का, लेकिन उसमें जो 5-7 नेता दिख रहे हैं, 5-7 बंडीधारी देख रहे हैं, पूरा बंडी का मतलब ही हो जाता है नेता, वो कहाँ से उनको मिल गए रास्ते में? मतलब पुलिस ने मुस्लिम नेताओं को भी और नॉन मुस्लिम नेताओं को भी, हिंदू नेताओं को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये जांच होनी चाहिए कि 19 तारीख के
क्या कहते हैं, उस सर्वे में मस्जिद परिसर में कौन कौन था। अदालत संज्ञान ले कि मस्जिद परिसर में जिसको अदालत ने भेजा था उसके अतिरिक्त कोई भी था, तो जो था उस पर भी मुकदमा, और जिसकी ड्यूटी दी गई थी, भाई बगैर प्रोटेक्शन के, बगैर एक मजिस्ट्रेट, इस तरह के काम में मजिस्ट्रेट अलग से नियुक्त होता, आपको पता है, चाहे वो एसडीएम बने मजिस्ट्रेट, या डीएम स्वयं उसको देखें, या एडीएम को जिम्मेदारी दी जाती है, एक मजिस्ट्रेट बनता है, उसके नीचे पुलिस होती है। मजिस्ट्रेट हर जगह होता है, जब भी डिस्प्यूट होगा तो एक सिविल जो अफसर होता है वो मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो इसमें मजिस्ट्रेट कौन थे और फिर पुलिस को लीड कौन कर रहा था, क्या कोतवाल साहब कर रहे थे या एसपी साहब स्वयं मौजूद थे, ये सवाल फिर मैं दोहराता हूं बार बार। वो सीसीटीवी फुटेज 19 तारीख का आना चाहिए, वहीं से बुनियाद पड़ी नेतागिरी की। नेतागिरी जब होगी तो बवंडर होगा ही, नेता तो बलि का बकरा बनाता है इंसान को। आपने सवाल उठाया, आपके सवाल वाजिब हैं, हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, मैंने शुरुआत में ही आपसे वो सवाल किया था, अब जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो भी दंगाई थे उनके पोस्टर लगेंगे, उनसे वसूली की जाएगी, सामाजिक प्रॉपर्टी की जो हानि हुई है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जो हानि हुई है, इससे क्या संदेश मिलेगा और आप मुस्लिम तबके को क्या यहाँ से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संभल ही नहीं, पूरे क्षेत्र, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के मुसलमानों से कहता हूँ कि बिल्कुल कभी भी पुलिस से टकराव के रास्ते को छोड़ दीजिए साहब। टकराव का रास्ता समस्या का समाधान नहीं है, किसी भी कीमत पर आप टकराइए मत। इसी प्रशासन से हमें सहयोग लेना, और इसी से अगर हम टकराएंगे तो फिर हम सहयोग किससे मांगेंगे। इसी प्रशासन से न्याय लेना और इसी के साथ हम भिड़ेंगे तो न्याय कौन हमें देगा। इसलिए पत्थरबाजी, उपद्रव, पुलिस पर हमले, प्रशासन से लड़ना, ये कतई न गैर कानूनी केवल है बल्कि यह असामाजिक और अधार्मिक भी है। योगी जी का ये फरमान तो बहुत अच्छा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अधूरा बयान अगर आप देंगे, अधूरा फरमान, तो फिर अविश्वास, असंतोष रह जाएगा। फरमान मुकम्मल कीजिए और फरमान में ये कहिए कि जितने भी दोषी अफसरान भी होंगे हम उनको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि दंगा के पीछे हर हाल में नेता और अफसर दोनों होता है। कभी भी ऐसे दंगा नहीं होता है। वो जो 2000-3000 लोगों की भीड़ वहाँ पर बताई जा रही है, या 5000 भीड़, 2500 से 5000 के बीच अलग अलग बयान आ रहे हैं लोगों के, वो ऐसे हवा में वहाँ नहीं पहुँची, किसी नेता ने तो पहुँचाया वहाँ, और ये अफसर को पता था, क्योंकि नेताओं को अफसर ने पहले ही इन्वॉल्व कर लिया था। और दोनों तरफ नेता दिख रहे हैं, एक तरफ तो साबित हो चुका कि सांसद महोदय गए थे, दूसरी तरफ ये साबित हो गया कि विष्णु शंकर जैन जी के साथ भी कई ऐसे चेहरे दिखे हैं जिनको कोर्ट ने वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ये जांच का भी विषय है कि इन नेताओं का उसमें भाग लेने का रास्ता किसने बनाया, क्योंकि नेता घुसेगा तो पंगा होगा, क्योंकि हर आदमी अपने पक्ष को मजबूत करने के चक्कर में किसी को भी बलि का बकरा, ये बलि का बकरा, ये जो 5 लोग मरे हैं ये राजनेताओं के हाथ के खिलौने बनने के कारण बने हैं। अगर ये विवेकपूर्ण फैसला लेते, अगर ये अपने दिमाग से चलते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं तो प्रोवोक किया गया, कहीं ना कहीं तो कोई इशारा है, कहीं ना कहीं तो कुछ कहा गया है, मिसलीड हुआ है मामला, ये तो सच है। लेकिन मिसलीड करने की अनुमति मिली कैसे, और लीडर को मिसलीड करने का छूट कैसे मिल गया, और वो सरकारी काम में, कोर्ट के काम में वो कैसे दाखिल हो गया, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक योगी जी का ये फरमान ना आ जाए कि भाई इसकी भी जांच करो कि अंदर परिसर में और कौन कौन था जिसको कोर्ट ने नहीं भेजा था, वो कैसे अंदर गया, उसको जाने किसने दिया। चलिए, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, जिनका पूरे मुद्दे पर अपनी राय भी है और कुछ सवाल भी इनके जहन से आज सामने आए हैं कि जो संभल में हुआ आखिरकार उसमें किसकी चूक रही, और इतना बड़ा जो मामला हो गया, इतना बड़ा जो बवाल हो गया, आखिर उसमें कौन दोषी है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।